क्लियर है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट? जैसे नो कैसे रिजर्वेशन मिल रहा है, किसको मिल रहा है, किस लेवल तक मिल रहा है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाई हैं? यस, क्योंकि देखिए अब रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है और रिजर्वेशन का मुद्दा इस देश के लिए सबसे विवादित हमेशा से रहा है, इसीलिए सबसे विवादित आर्टिकल के तौर पर जाना भी जाता है आर्टिकल 16 को। यस, तो आर्टिकल 17 में हेडिंग बनाइएगा एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत हिंदी में। ठीक है, हेडिंग बनाइए अस्पृश्यता का उन्मूलन या फिर अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, एबॉलिश करना है अनटचेबिलिटी को। यस, किसको? अनटचेबिलिटी को। सबसे पहला लाइन तो ये लिखिए यहां पर, अस्पृश्यता शब्द को ना तो संविधान में और ना ही किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है। द टर्म अनटचेबिलिटी has not been defined either in the Constitution or in any of the act, Yes, अब आर्टिकल 17 को लेकर कई बार जब मैं प्रश्न पूछता हूँ व्हाट इज, ये तो अनटचेबिलिटी क्या है, तो हम सामान्य शब्दों में कह देते हैं सर भेदभाव, छुआछूत। यस, इस शब्द को अनटचेबिलिटी के तौर पर कई बार हम डिफाइन करने का प्रयास कर रहे होते हैं, बट अनटचेबिलिटी के लिए कोई एक वर्ड प्रॉपर मैनर में नहीं बनाया गया है। हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट ने भी अनटचेबिलिटी को लेकर कहा कि अनटचेबिलिटी को किसी एक शब्द में नहीं पिरोया जा सकता, मतलब अस्पृश्यता को छुआछूत या भेदभाव जैसे शब्दों से केवल नहीं डिफाइन किया जा सकता। इसको डिफाइन करने के लिए ये किसी एक शब्द के द्वारा डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसको डिफाइन करने के लिए हमें भारत के इतिहास को समझना पड़ेगा। यस, केवल छुआछूत या भेदभाव ही एक प्रकार का अंतर नहीं था। इस देश में अनेक प्रकार के अंतर हुए लोगों के बीच, आया ना। तो जो लंबे समय से चला आ रहा, वो छुआछूत हो या भेदभाव हो या एक दूसरे के प्रति घृणा हो, यस, किसी प्रमुख वर्ग के को लेकर घृणा हो, प्रमुख व्यक्ति विशेष को लेकर के या एक वर्ग विशेष को लेकर के उनको अलग कर देना हो। यस, ये सारी चीजें, मतलब जो हम अपने इतिहास में चीजों को देखकर आ रहे हैं कि कैसे कुछ वर्गों के साथ अन्य वर्गों की अपेक्षा भिन्न तरीके से लोग पेश आते थे। तो इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। किस चीज को समझने के लिए? द वर्ड अनटचेबिलिटी को समझने के लिए। यस, इसीलिए किसी एक शब्द में नहीं डिफाइन किया गया है अनटचेबिलिटी को। क्लियर हो पा रहा है?
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आर्टिकल 7, देखिए आपने आर्टिकल 14 देखा, देयर एक्सेप्शंस ऑफ द आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 के बहुत सारे अपवाद हैं। 15 देखा, 15 में आर्टिकल 1 और 15 क्लॉज 1 और 15 क्लॉज 2 देखा, और 15 क्लॉज 3 से उसके अपवाद चालू हो गए, एक्सेप्शन। आर्टिकल 16 देखा कि एक तरफ देखा कि आपने देखा कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेसिडेंस और डिसीजन के आधार पर कोई भेद नहीं होगा, और आपने किया बाद में सोशली और इकोनॉमिकली एजुकेशनली बेसिस पर रिजर्वेशन देना चालू किया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देना चालू किया, प्लेस के आधार पर सीटें रिजर्व कर दी। मतलब आपने एक तरफ रिजर्वेशंस दिए या एक तरफ आपने लोगों को अधिकार देने के प्रयास की कि समानता है, और दूसरी तरफ आपने उसके एक्सेप्शंस भी दिखा दिए। बट आर्टिकल 17 एक ऐसा आर्टिकल है जिसके कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है। यस, नो एक्सेप्शंस, देयर नो एक्सेप्शंस। अनुच्छेद 17 के कोई भी अपवाद नहीं है। यस, कोई भी अपवाद नहीं है। अब आर्टिकल 17 कह रहा है किस चीज को खत्म करना है, ठीक है, अनटचेबिलिटी को। अब मैं बोल दूं और खत्म हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? अगर मैं बोल दूं कि नहीं अनटचेबिलिटी को खत्म कर देना चाहिए, अस्पृश्यता को खत्म कर देना चाहिए। अब आर्टिकल 17 ने हमें अधिकार दिया था कि अनटचेबिलिटी को खत्म करना है, पर इस देश में कुछ कानून ऐसे हैं जिसके सामान्य तौर पर बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग हुए हैं। उसमें से एक लॉ ये भी है जो आर्टिकल 17 के थ्रू निकलता है। एक तो डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं, इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा है। यस, जैसे ही पति पत्नी के बीच आपसी लड़ाई होती है तो झोला लेकर केसेस एक साथ लगती हैं। वायलेंस का केस लगता है पति के खिलाफ, सास के खिलाफ, ससुर के खिलाफ, मतलब परिवार में जो जो रह रहा है 498 का केस बन जाएगा। फिर मेंटेनेंस 125 का केस बन जाएगा, सेक्शन 13 डाइवोर्स का केस बन जाएगा। मतलब एक साथ लेकर चलती हैं सारी चीजें। तुरंत ये मान लिया जाता है कि सामने वाला कौन दोषी है, लड़के का परिवार दोषी है। कानून ये कहता है ना, इसलिए यस, ये मान लिया जाता है कि ये बहुत रेयर केस में माना जाता है कि कोई लड़की दोषी होगी। मैं केस लड़ रहा हूं, उस केस में पिता ने अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, ठीक है, पढ़ा लिखा के बड़ा किया। एक बच्ची बाहर, मतलब दो अलग अलग बड़े क्षेत्रों में जाकर उन्होंने पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद अच्छा खासा उन्होंने पढ़ाई कर ली, और पढ़ाई करने के बाद उनकी नौकरी भी लग गई। हाँ यार, बाद में उनके जो पिता थे वो अपने घर पे बढ़िया से रह रहे थे, पर कोविड के टाइम पर वो अपने गांव चले गए। यस, तो अब पापा, उनके पिताजी रिटायर हो चुके थे, तो लड़कियों को पैसा नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि लड़कियां नौकरियां भी कर रही थी, अब अपने पैरों में खड़ी भी हो चुकी थी, तो अब उसकी आवश्यकता नहीं थी। यस, परंतु उनकी मांग ये थी लड़कियों की कि हमें अभी भी पैसा चाहिए। यस, तो उनके पिता ने कहा अब मैं समर्थ नहीं हूं, क्योंकि मैं रिटायर हो चुका हूं, अब मैं नहीं दे सकता, बेटर है कि आप तो कमा ही रही हैं। तो कोविड के टाइम पे जब उनके पिता गांव गए तो उन्होंने शहर वाला जो घर है वो कब्जे में ले लिया अपने, ताला तोड़कर बेटियों ने। और जब पिता और माता आए तो उनको वहां घुसने नहीं दिया, वो रेंट पे रह रहे हैं। पिता केस लड़ा कि मुझे वो घर वापस मिल जाए, एंड फाइनली नीचे के कोर्ट ने उन्हें यह अनुमति भी दी कि ठीक है भाई आप ले लीजिए, और लड़कियों को वहां से निकलने का आदेश दिया गया। उन लड़कियों ने फिर से अभी हाईकोर्ट में चैलेंज किया है उसे,
और मैं पिता और माता के पक्ष में खड़ा हूं उस केस में। यस, तो इसीलिए द लॉ शुड बी जेंडरल न्यूट्रल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जेंडर को क्या बोले हिंदी में, लिंग भेद नहीं होना चाहिए कानून में कभी भी। सभी जेंडर के लिए, सभी लिंग के लिए एक समान कानून चाहिए, वो पुरुष हो या महिला। यस, ये वाली चीजें। तो आज के तारीख में ऐसी चीजें हैं, तो अब उसके लिए क्या ही कर सकते हैं हम। तो समय के साथ चीजें, अब इससे होता क्या है, गलत कोई एक करता है पर बदनाम पूरा समाज हो जाता है। यस, तो ऐसे अनेक कानून हैं जो कि आपको अधिकार के तौर पर दिए गए कि लीजिए ये तो आपका अधिकार है, पर आपने उन अधिकारों को कई बार क्या किया, दुरुपयोग किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है ना, ये तो भारत सरकार का डेटा कह रहा है कि इन कानूनों के तहत जितने भी केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, वो 376 का मामला हो, वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, या फिर ST/SC कानून का हो, उसके मैक्सिमम केसेस एट लास्ट क्या प्रूफ होते हैं, फेक। यस, तो अनटचेबिलिटी, सबसे पहले आर्टिकल 17 को लिखिएगा, तो मैं फिर समझाऊंगा एक साथ। अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। कौन? आर्टिकल 17। और ये कहता है कि अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना क्या होगा, अपराध होगा। मतलब भेदभाव करना क्या होगा, अपराध होगा, जो किसके अनुसार दंडनीय होगा, विधि के अनुसार दंडनीय होगा। नहीं दिख रहा है? कोई कंफ्यूजन? ये वाला, ये एबॉलिसिस है, ये फॉरबिड्स है, ये ऑफेंस है, ये पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ है। हिंदी में ये समाप्त है, ये निषिद्ध है, ये दंडनीय है, ये अपराध है, और ये विधि है। हो गया? आगे बढ़े? यस नो? यस भी बोलते रहते हो, लिखते भी रहते हो, हैं? आगे बढ़े? ठीक, देखिए अब आर्टिकल 17 क्या कह रहा है, पढ़िए उसको। क्या कह रहा है? अस्पृश्यता को क्या करना है, एबॉलिश करना है, समाप्त करना है। यस, मतलब हमें एक ऐसी व्यवस्था लाना है कि क्या हो, अस्पृश्यता समाप्त हो जाए, और जो इसको फॉलो करे, है ना, मतलब ये अस्पृश्यता जो हो वो क्या होनी चाहिए, अपराध होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अपराध, हाँ या ना। और अगर अपराध होगी तो किसके अनुसार होगी, विधि के अनुसार, और उसके अनुसार क्या मिलनी चाहिए, लोगों को सजा मिलनी चाहिए। क्लियर हो पा रहा है? ये कहना चाह रहा है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कह रहा है कि अनटचेबिलिटी को फॉरबिड करना है, रोकना है। यस, हाँ या ना, होने नहीं देना है।
रोकना है ताकि कोई भी अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत भेदभाव सामान्य शब्दों में कहें तो इस तरीके की चीजों को ना फॉलो कर पाए। हाँ या ना? और यदि कोई करता है तो उसे दंड देंगे। क्या देंगे? पनिश करेंगे उसे। यस, बट पनिशमेंट किसके थ्रू मिलती है? लॉ के थ्रू। किसके थ्रू मिलती है? लॉ के थ्रू। अब समझिए, अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता को रोकना है या समाप्त करना है, और यदि आप छुआछूत भेदभाव या इस तरह की किसी भी चीज को फॉलो करते हैं तो आपको क्या मिलेगी? पनिशमेंट। किसके अकॉर्डिंग्स? अकॉर्डिंग्स विथ लॉ। लॉ के तहत। लॉ कहां है? लॉ हो गया तब तो दंड मिलेगा। मतलब अनुच्छेद 17 एक ऐसा आर्टिकल है जिसे अप्लाई करने के लिए क्या बनाना आवश्यक है? कानून। समझ में आ रहा है? क्या बनाना जरूरी है? कानून। अब लॉ कौन बनाएगा? मैं। कौन बनाएगा? अब ये कैसे बता दिए पार्लियामेंट? तुमको कैसे पता पार्लियामेंट बनाएगी? भाई स्टेट लेजिस्लेचर भी तो बना सकती है, पार्लियामेंट क्यों बनाएगी? फिर आपने उत्तर दिया पार्लियामेंट, तो मैं ऐसा पूछ रहा हूं क्यों? समझ पा रहे हैं मेरा आंसर? भाई मैं गलत नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे सही चीज पूछ रहा हूं कि आपने आंसर किया पार्लियामेंट में, मैं कह रहा हूं वाई? क्यों राज्य सरकार कानून क्यों नहीं बनाएगी? क्यों संसद बनाएगी? अब इसको लेकर के समझिए, आपने आंसर सही किया है पर मैं जो पूछ रहा हूं वो गलत बता रहे हैं, मतलब वो नहीं बता पा रहे आप। अब पनिशमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग्स विथ लॉ, और इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 कौन सा आर्टिकल? फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है? 12 से कौन सा आर्टिकल बात कर रहा हूं? आर्टिकल 35 ये कहता है कि, हाँ या ना, कुछ फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई करने के लिए अगर लॉ बनाने की जरूरत है, क्या बनाने की जरूरत है? लॉ बनाने की जरूरत है, तो ये केवल और केवल कौन बना सकता है? संसद बना सकती है, पार्लियामेंट बना सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर्स को लॉ बनाने का अधिकार नहीं है। कौन सा आर्टिकल कहता है? अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता को क्या करना है? एबॉलिश करना है, समाप्त करना है या फॉरबिड करना है? रोकना है। पर इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? दंड देना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कोई रुक जाएगा। बोलेंगे नहीं 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 नहीं, पर्टिकुलर अगर रेपिस्ट को बोल देंगे नहीं नहीं रेप नहीं करना है, हो रहेगा कि उसको दंड देंगे। अगर मर्डरर्स को बोलेंगे नहीं नहीं भाई बहुत गंदी चीज है, मर्डर नहीं करना है, वो रोक देगा, वो मर्डर करना छोड़ देगा, नहीं सजा देना पड़ेगा। मतलब जो क्राइम कर रहा है उसके लिए उसको क्या मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। तो अगर कोई अस्पृश्यता को फॉलो करता है तो उसको क्या मिलेगी? पनिशमेंट। पर किसके अकॉर्डिंग? लॉ कौन बनाएगा? कौन कहता है? आ रहा है समझ में? ये समझाना चाह रहा था। अब आर्टिकल 35 लिख लो नोट डाल के। क्या लिखा है? आर्टिकल 35 lays down the power to make laws to give effect to certain specified fundamental right shall vest only in the parliament, not in the state legislatures। मतलब इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। कौन कौन से आर्टिकल हैं मैं खुद बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है? आर्टिकल 16(3) याद आ रहा है? भाई क्षेत्र के आधार पर आरक्षण केवल कौन दे सकती है? 17 पार्लियामेंट। आर्टिकल 23 केवल पार्लियामेंट। पढ़ेंगे 23 को भी। मतलब आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 इसको केवल अकेले नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है कौन से आर्टिकल के साथ? आर्टिकल 35 के साथ। यस। अब देखो, ये ना तुमको कोई बुक पढ़ाएगी, ना तुमको कोई बेरेट पढ़ाएगी, या तुम YouTube में जाकर पढ़ लो, कोई टीचर पढ़ा दे तो। यस।
अब जब यूपीएससी में तुमसे प्रीलिम्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो द लॉ आर्टिकल 17 के लिए लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है, एक पॉइंट बना देगा वहां पे, तो तुम गलत करके आ जाओगे, क्योंकि तुमको उसकी बेसिक नॉलेज पता ही नहीं, जानकारी कौन लॉ बना रहा है और किसके तहत। समझ में आ गया? क्योंकि कानून बनाने का अधिकार तो दोनों के पास है। यस, अब संसद ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए, क्लियर हो पा रहा है, संसद ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए कानून बनाया। कब बनाया? सबसे पहला कानून बनाया 1955 में। क्या कहा गया उसे? द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 आया ना, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 नामक कानून बना, ताकि क्या रोका जा सके? अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को रोका जा सके। पर समय के साथ सरकार को ये लगा यार कि ये मजा नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा सा और इसे कठोर बनाया जाए, है ना। तो सरकार ने इसी कानून में संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट। क्या किया? संशोधन। याद रखना, संशोधन किया है, नया कानून नहीं आया है, संशोधन हुआ है। कब हुआ संशोधन? 1976 में। कब संशोधन हुआ? इसलिए देखिए कानून का नाम अभी भी क्या है? 1955, ईयर नहीं बदला, ईयर अभी भी क्या है? वही, बस संशोधन कब हुआ? नाम बदल दिया हमने उसका। क्या कहा? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, पर ईयर अभी भी क्या है? 1955। क्यों? क्योंकि हमने एक नया कानून नहीं बनाया, जो पुराना कानून था उसका नाम बदला और उसका थोड़ा सा काम बदला। समझ में आ रहा है? बस वही था, घर वही था, बस घर को पेंट कर दिया और घर की जो सामने बोर्ड था उसको बदल दिया। समझ में आ रहा है? और एक नया कानून बन गया। कौन सा? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, ये दूसरा, मतलब पहला कानून को संशोधित करके इस कानून को बनाया गया, थोड़ा कठोर बनाया गया, टफ बनाया गया, ताकि लोगों को सजा मिल सके। यस, क्लियर हो पा रहा है? किसने बनाया? मैंने है? अरे कौन बनाएगा कानून 17 के लिए? पार्लियामेंट बनाएगी। तो पार्लियामेंट ही तो बनाई ना। आंसर देने में डरते हो क्या? क्यों? किससे डरते हो? मैं खा जाऊंगा, या तुम गलत बता दोगे तो तुम्हारा कहाँ सिलेक्शन नहीं होगा? एक बात बताओ, अभी क्लास में आंसर देना सीखो, उससे क्या होगा? खुलोगे। नहीं तो मैंने बहुत सारे अच्छे बच्चों को देखा है जो बहुत अच्छा करते हैं, प्रीलिम्स में भी अच्छा किया, मेंस में, पर इंटरव्यू में जाके स्वाहा हो जाते हैं। क्यों? बोलना नहीं आता। कुछ नहीं, बोलना सीखना है, लड़ो किसी से, रोड में खड़े होके। उससे ज्यादा बोलना तो कहीं सीख नहीं सकते। गांव में आंटी लोग जैसे एक से एक गाली के साथ, है ना, मतलब दुनिया भर की, मतलब तुमने कभी सुना नहीं होगा। पुरुष ने भी, अच्छा ये भी गाली होता है क्या, जो महिला ने दे दिया। यस, आपसी महिलाओं की लड़ाई देखा है और पुरुषों की नहीं देखा है? क्या देखा है फिर? मतलब जीवन की शुरुआत वो भी हुई है तुम लोगों की। पुरुषों की लड़ाई चुभती नहीं है, मजा आ रहा होता सुन, वाह क्या हो रहा है। महिलाओं की जब आपस में लड़ाई होगी तो वो चुभती है, क्योंकि महिलाएं चिल्ला रही होती हैं। इसके पीछे भी साइंस है। यस, क्या है? साइंस। एक कॉन्सेप्ट होता है पिच का, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यस एनर्जी से। मतलब आपने ओपेरा सुना है? ओपेरा वो गाते हैं और ग्लास टूट जाता है। कभी पुरुष को गाते हुए सुना है? औरत गाती है, लड़की गाती है। क्यों? क्योंकि उसकी पिच हाई है, और वो जब गाती है तो वो जो कांच का बोतल है वो या ग्लास है वो टूट जाता है, क्योंकि उसकी आवाज में चुभन होती है। पुरुष की आवाज में नहीं, पुरुष का आवाज मोटा है, आपका आवाज पतला है, वो चुभता है। अब लड़के कह रहे होंगे सर मुझे तो उसकी आवाज कभी नहीं चुभी। आपको कैसे चुभ गई सर? अब साइंस कहता है। और इसीलिए लड़कियों को देखिएगा, लड़कियां एकदम धीरे बोलती हैं, पर अगर लड़कियां तेज बोली तो फिर वो
कान को चुभेगा। और हमारी आवाज तो है ही फटे 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 बांस की तरह, वो होली में वो भोपू बजाते हैं ना, उसकी तरह, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। चलिए, फिर सरकार को समय के साथ लगा ये जो कानून है सही काम नहीं कर रही हैं, ये संशोधन के बाद भी ठीक ठाक नहीं है, तो सरकार ने एक बहुत कठोर कानून लाया जिसे आज की तारीख में कहा जाता है एट्रोसिटी एक्ट या STSC एक्ट। तो पूरा नाम पर क्या है? STSC, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। हाँ या ना? ये कानून है। और इसके आप दुरुपयोग देखेंगे तो आसमान को लेकर के, आसमान पे हैं। यस, तो ये कानून सबसे नया कानून है जो अभी लागू है। यस, ये अलग कानून है। ये एक ही कानून थे, ये एक अलग कानून है। क्लियर हो पा रहा है? ये अपना काम उतना बेहतर नहीं कर पा रहे थे, तो सरकार ने SC ST प्रिवेंशन एक्ट ले आया ना, ताकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को दूर किया जा सके और उनको अधिकार दिया जा सके कि अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो आप जाकर अनुसूचित थाना या किसी भी थाने में कंप्लेन कर सकते हैं किसी के खिलाफ, यदि वह आपको जाति सूचक शब्द का उपयोग करता है या आपको लोगों के बीच बेइज्जत करता है ना, जाति के आधार पर, क्योंकि आप इस जात के हैं वगैरह वगैरह, तो आप उनके खिलाफ क्या करने का अधिकार रखते हैं? कंप्लेन करने का अधिकार रखते हैं। यस, अब इसके इतने सारे, मैं जैसे अब एक केस के बारे में अगर आपको बताऊं, तो अब एक मामला क्या हुआ कि एक व्यक्ति का राशन दुकान चलता था। क्या चलता था? राशन दुकान। हाँ या ना? देखिए, मैं नहीं बोलूँगा कि इसका सदुपयोग भी हो रहा है, सदुपयोग भी है, मतलब इसके सही उपयोग भी हो रहे हैं। कई जगह पे लोगों ने गलत कार्य किए तो इसका सही उपयोग भी हुआ, पर मैक्सिमम मामले में क्या दिखाई देता है? इसका दुरुपयोग। हाँ या ना? अब एक लड़का लड़की साथ में थे, उनके अपने संबंध थे, दोनों ने विवाह भी कर ली। बाद में मैंने एक बार बात भी किया था, वो समाज के दबाव में 376 का केस हुआ था, जो उसमें लड़की ने लड़के के ऊपर 376 का केस भी लगाया था, सॉरी ये STSC का एक्ट भी लगाया था। हाँ या ना? अब सोचिए वहां पे कहाँ बनता है, पर लगा। अब दूसरी मैं आपको एक केस बता रहा हूँ। तो एक केस क्या हुआ, जिसमें एक व्यक्ति राशन दुकान चलाता था। एक महिला थी, वहाँ से राशन सामान वगैरह खरीदती थी, और राशन खरीदते खरीदते 8-10 हज़ार रुपये का बिल बन गया। तो क्योंकि गांव का दुकान छोटा दुकान होता है, अब उतना पैसे तो नहीं होते बेचारे के पास कि वो 10-10 हज़ार रुपये उधारी चलाएं। हाँ है ना? भाई शहर का अलग चीज़ होता है ना, शहर में उनके एक दिन का गल्ला 50,000 1 लाख रुपए का है, उनके लिए 10,000 रुपये मायने नहीं रखता। पर गाँव वालों के लिए बेचारा रोज वो 300, 400, 500 रुपये ज़्यादा कमा नहीं रहा है कोई दुकान वाला, अब उसके लिए 10,000 बहुत होता है। तो उसने बार बार वो महिला को बोला कि पैसा दे दो, पैसा दे दो, तो वो महिला लड़ने का प्रयास करती थी। तो उस पुरुष ने जाकर उस महिला के अगेंस्ट कंप्लेन भी किया कि मैं पैसे मांगता हूं तो मुझे डराती है, धमकाती है कि मैं तुमको गलत केस में फंसा दूंगी, इन केसेस में फंसा दूंगी वगैरह वगैरह, है ना। उसने कंप्लेन भी फाइल की। उसके बाद फिर बहुत प्रयास किया, कंप्लेन करने के बाद भी पुलिस या किसी ने कोई कार्य नहीं किया उनके खिलाफ कि भाई ये तो पैसा का विवाद है, सिविल विवाद है, तुम लोग अपना निपटो या कोर्ट जाओ, हम नहीं देखेंगे वाला, है ना। फिर बाद में उस पुरुष ने फिर प्रयास किया कि भाई मैं पैसे मांग लूँ, तो उस महिला ने उसके खिलाफ 376 का मतलब रेप का, यस, कि मेरे घर में घुसा जबरदस्ती और गलत करने का प्रयास किया वगैरह वगैरह, ये है वो है, और ये अनुसूचित जनजाति वाला केस उस पर लगा दिया उस दुकानदार के ऊपर, है बस इस वजह से, क्योंकि उसे पैसा ना देना पड़े उस महिला को। वो केस चला, है ना। बाद में वो व्यक्ति बरी हो गया, है ना। और बरी होने के पीछे की वजह भी ये चीज़, क्योंकि स्टेटमेंट में बहुत कंट्राडिक्शन थे महिला के जिसने केस लगाए थे, और दूसरा पुरुष ने पहले भी कंप्लेन किया था उस महिला के खिलाफ, वो भी एक एविडेंस बना, यस। तो ऐसे अनेक केस हैं जहाँ पर आपको दुरुपयोग दिखाई देते हैं। तो इस देश में दिक्कत ये है कि जब किसी के लाभ के लिए कानून लाया जाता है तो कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर देते हैं। तो जब उसका लाभ मिलने वाला भी होता है तो, है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए सचमुच अब आपके साथ गलत हुआ है और आप थाने जाएं या कहीं जाएंगे तो कई बार पुलिस वाले क्या सोचते हैं कि फर्जी करवाने ही आया होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने फर्जी कार्य कर लिया होता है तो सब फर्जी लगने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए आज के तारीख में जब यंग लड़कियां किसी
376 या रेप के मामले में अब जो आर्टिकल धारा 64 हो गया है अब, है ना, उसको लेकर एफआईआर कराने जाती है पुलिस थाने में, तो आज भी ये आज भी ग्राउंड रिपोर्ट है कि आज भी पुलिस तुरंत एफआईआर नहीं लिखती, क्योंकि पुलिस को कई बार क्या लगता है कि इनका कंसेंशुअल रिलेशन रहा होगा, आपसी संबंध रहा होगा, लड़ाइयाँ हो गई और इन्होंने ये कर दिया। यस, बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है, बहुत सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। आर्टिकल 17 में नोट डालिएगा, सबसे पहले नोट डाल के लिखिएगा। हाँ, एक और चीज कि अनुच्छेद 17 देखिए, जैसे आर्टिकल 16 था राज्य के खिलाफ प्राप्त तथा अधिकार, आपको मतलब राज्य ऐसे कोई भी कानून नहीं बना सकती, पर अनुच्छेद 17 भी एक ऐसा आर्टिकल है जो निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्राप्त है। किसके खिलाफ? निजी। मतलब अगर मैं किसी के साथ भेदभाव करने का, छुआछूत करने का प्रयास करता हूं, तो मेरे खिलाफ क्या कर सकता है? कंप्लेन कर सकता है ना। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 17 के तहत। क्लियर हो पा रहा है? लिखिएगा। हाँ, पूरा बताओ ना। अच्छा, अभी क्या वो खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट अगेंस्ट दैट सिस्टम, तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। पर क्योंकि सोशल रिफॉर्म के लिए आप आगे पढ़ेंगे भी कि सोशल रिफॉर्म्स के लिए आर्टिकल 25 और 26 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ साफ साफ क्लियर कि सोशल रिफॉर्म्स के लिए अनुच्छेद 25 जो आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको सीमित किया जा सकता है ना। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि सचमुच भेदभाव हो रहा है, यस, हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि सचमुच भेदभाव हो रहा है, तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। मतलब धर्म के नाम पर अगर भेदभाव कर रहे हैं तो उन्हें रोका जा सकता है। जैसे अभी सबरीमाला वाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहाँ पर महिलाओं की एंट्री एक एज तक बैन है सबरीमाला में, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी ये किया है कि सोशल रिफॉर्म के नाम पर, अभी जजमेंट तो नहीं आया है बट एक टिप्पणी जरूर की है सुप्रीम कोर्ट ने कि सोशल रिफॉर्म के नाम पर, हर सोशल रिफॉर्म के नाम पर धर्म पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं होगा, है ना। कई जगहों पर धर्म जिस तरीके से अपने आप को फॉलो कर रही है या वो क्षेत्र के लोग अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, उनको देना चाहिए करने, उन पर हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ के लोग स्वयं ही उस चीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो उनकी कल्चर भी है, वो उनका धर्म भी है और वो समय के साथ ही उस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो बेटर फील करते हैं उस चीज़ को। तो हमारे पास ये हम कौन होते हैं कि ये चीज़ बोलें कि आप ऐसा करिए, अगर वो खुद ऐसा डिसाइड करते हैं तो, है ना। अब सबरीमाला मंदिर में एंट्री देखिए, पिछले जो 3 जजेस की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने अलाउ किया कि नहीं सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री की, पर क्या उसके बाद भी साउथ की महिलाएं वहां गई? नहीं गई, अलाउ तो कर दिया भाई। उसमें जिन महिलाओं ने पिटीशन लगाया था, है ना, जिन महिलाओं ने पिटीशन लगाया था, इसलिए कहते हैं कि कभी आप किसी और के धर्म में मत घुसिए, अब अपने धर्म के लिए बात करिए ना। जिस महिला ने पिटीशन लगाया, जिस एनजीओ ने लगाया, उसमें एक महिला मुस्लिम थी, यस। अब वो एंट्री की मांग कर रही थी और जब अलाउ हुआ तो पुलिस प्रोटेक्शन में उनको मंदिर भी लेके गए, वो गई अंदर, है ना, पर वहाँ पे लोगों ने उनको कूट दिया, यस, क्योंकि वहाँ के मंदिर के लोगों नहीं, वहाँ के सामान्य लोगों ने, क्योंकि उनको वहाँ के लोगों को ये लगा कि ये तो हमारे धर्म है, ये तो हमारा कल्चर है, और बाहर से आए हुए लोग उसको क्या कर रहे हैं? नाश कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये स्टेटमेंट दिया, आगे देखते हैं क्या होता है ना। मेरा मानना तो हमेशा रहता है कि अब हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं, तो पुरुष महिला में कहीं भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए, है ना। फेमिनिज्म होना चाहिए पर हाइपर फेमिनिज्म नहीं होना चाहिए, यस। मतलब किसी को भी कोई भी अधिकार मिले पर एक इक्वल लेवल पर मिले, है ना। अगर बस में सीट है तो पुरुष और महिलाएं के दोनों के लिए हो, ऐसा नहीं कि पुरुष की महिलाओं के लिए पुरुष उठ जाए, दोनों को हमेशा समान रूप से नजर पर देखना चाहिए, है ना। अगर कुछ मामलों पर ऐसा है, अब अगर आपको ऐसा लगता है कि पुरुष और महिला अब समान लेवल पर आ चुके हैं, क्योंकि है ना,
नहीं आए हैं तो डेफिनेटली महिलाओं को भी अभी अधिकार और मिलने चाहिए ताकि वो पुरुष के बराबर आके खड़े हो पाए। अगर अब आपको ऐसा लगता है कि पुरुष और महिला समान अधिकार प्राप्त कर चुके हैं तो अब दोनों के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए, कानूनी रूप से भी और अधिकार के तौर पर भी। यस, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लिखिएगा। द सुप्रीम कोर्ट हैड दैट द राइट अंडर आर्टिकल 17 is available against the private individuals also, and it is the constitutional obligation, and it is the constitutional obligation of the state to take necessary action to ensure that this right is not violated. This right is not violated. Yes, देखिए हिंदी में लिखवा रहा हूं, किसी भी समाज में, किसी भी वर्ग में ये जो अधिकार मिलते हैं वो समाज खुद देती है। आप कितना भी कानून बना लीजिए, आप चीजों को नहीं रोक सकते। क्या राजस्थान में आज बाल विवाह रुक गया? कब का कानून बना हुआ है, नहीं रुक पाया। आज भी हो रहा, मन लगा के हो रहा है। कई विवाहों में वहां के नेता, अधिकारी, मंत्री तक प्रेजेंट हुए हैं, और जो कि अपराध है। यस, ये वाली हालत है। छत्तीसगढ़, हम कई बार मानते हैं कि शिक्षा सोसाइटी में इक्वालिटी लेकर आती है। सच में मुझे तो नहीं दिखता कि अगर मैं कोंडा जाता हूं तो वहां पर सेक्स इशू दिखाई देता है 1000 से अधिक। मतलब वहां पर पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाएं ज्यादा हैं, बच्चियां ज्यादा हैं, है ना। मतलब अगर 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं तो 1100 लड़कियां पैदा हो रही हैं, हाँ या ना। जबकि रायपुर, बिलासपुर, जहां विच इज आर वेल एजुकेटेड, भिलाई वेल एजुकेटेड स्टेट्स, जहां पर शिक्षा का स्तर बहुत ऊपर है, यहां पर 1000 अगर लड़का पैदा हो रही है तो 900 लड़कियां पैदा हो रही हैं। अब इसके पीछे अगर शिक्षा ही समाज में समानता लेकर आती तो जो ये डाटा है उल्टा होता। सेक्स रेशियो शहरी क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देती और ग्रामीण क्षेत्रों में कम। पर क्योंकि बस्तर और क्षेत्रों में वहां पर महिलाओं को समाज ने बहुत अधिकार दिए हैं, वो शादी का निर्णय हो, अनेक अधिकार, बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो महिलाएं खुद लेती हैं, और इसीलिए वहां पर बच्चियों की संख्या बच्चों से अधिक है, सेक्स रेशियो अच्छा है वहां का। जबकि यहां पर हम वेल एजुकेटेड लोग, शिक्षित लोग हैं, पर आज भी यहां पर लोगों को लड़की की जगह पर क्या चाहिए, इसीलिए तो सेक्स रेशियो कम है ना, कि आज भी लोगों के नजर में क्या चीजें हैं कि नहीं लड़का हो जाए। कि हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं, हॉस्पिटल में कोई बच्चा हुआ तो आज भी ओल्ड एज जो नर्सेज हैं, वहां पर काम करने वाले हैं, लड़का हुआ तो बधाई हो, लड़का हुआ है, मिठाइयां। पर वो लड़की हुई, बेटी हुई है, ये दोनों टोन में अंतर होता है। ये अंतर शिक्षा खत्म नहीं कर सकती, कानून खत्म नहीं कर सकता। समाज में खुद में बदलाव लाने की आवश्यकता है कि बेटा हो या बेटी, दोनों को समान नजरिए से देखेंगे तब समाज में बदलाव बेहतर दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? ये लाइन जो मैं कह रहा हूं ये ऐसे में लिख लेना, कंक्लूजन में। समझ में आ रहा है? निष्कर्ष के तौर पर समझ में आ रहा है? क्योंकि महिलाओं के अधिकारों से संबंधित ऐसे आते रहते हैं, और अगर आप लिखेंगे
या सोशल जस्टिस या सोशल जो आपके जीएस पेपर्स में भी आंसर्स आते हैं महिलाओं को लेकर के, उसमें भी आप इन लाइन का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है? जैसे सीजीपीएससी में महिलाओं को लेकर एक ना एक ऐसे तो क्लियर है, तो आप इस तरह के आंसर्स लिखिए, आप अपने शब्दों को पिरोइए। कैसे आपको देखिए, जब आप इस तरीके से निष्कर्ष लेकर निकलेंगे अपने आंसर में, और सामने वाला एट लास्ट जब आपको इस लाइन को पढ़ेगा तो वो पीछे जो पढ़ा है वो सब भूल जाएगा और मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। इसलिए बोला जाता है शुरुआत और अंत हमेशा अच्छा होना चाहिए। यस, हिंदी में लिखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 17 के तहत अधिकार निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है, निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है और राज्य का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि इसका उल्लंघन ना हो, चल नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत। किसका अंत? उपाधियों का। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यस, उपाधियों का अंत, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जितने भी आर्टिकल हैं, आया ना, ये हमारे देश में क्या लाने का प्रयास करते हैं? समानता, इक्वालिटी। क्या लाने का प्रयास करते हैं? इक्वालिटी, समानता। मतलब इन आर्टिकल का, इन अनुच्छेदों का मेन पर्पस, मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? समानता लाना, आया ना। अब आर्टिकल 18 आप पढ़ रहे हैं, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। पहले भारत में आप देखेंगे कि टाइटल्स हुआ करती थी, लॉर्ड्स, आया ना, यस, सर, मतलब अनेक प्रकार के टाइटल्स। गांधी जी को टाइटल मिले थे, महात्मा गांधी जी को मिले थे ना, कौन से? वो टाइटल है ही नहीं। फादर ऑफ नेशन इज नॉट अ टाइटल। ऐसा कोई भी उपाधि महात्मा गांधी को दी ही नहीं गई है, हाँ या ना। वो तो हमारा प्यार है उनके लिए, जो हम ऐसा कहते हैं। देश का कोई भी राष्ट्रपिता नहीं है आधिकारिक तौर पर। ये राइट टू इंफॉर्मेशन से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा और उसका उत्तर सरकार ने दिया था कि राष्ट्रपिता जो हम महात्मा गांधी को कहते हैं, आया ना, यस, ये केवल उनको रिस्पेक्ट देने के लिए है, ऐसी कोई भी उपाधि है ही नहीं। क्योंकि अनुच्छेद 18 भारत सरकार को रोकती है कि वह शिक्षा और मिलिट्री अर्थात सेना संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दे सकती, हाँ या ना। अब जैसे पहले भारत में लोग अपने नाम के आगे टाइटल जोड़कर घूमते थे। मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ जिसको मुझे सरकार ने एक टाइटल दे दिया लॉर्ड का, है ना। अब मैं नाम के आगे लगा कर घूम रहा हूँ लॉर्ड शुभम तिवारी, है ना, और तुम लोग अपने नाम सिंपल तरीके से बोल रहे हो, यस, तो मैं
अन्य से अलग दिखने लग गया कि नहीं दिखने लग गया? मतलब ये दिखने लग गया कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुई हैं, मुझे कुछ विशेषाधिकार मिला हुआ है, इसलिए मुझे एक अलग सा टाइटल मिला हुआ है। तो कहाँ आई समानता? समानता तो तब आएगी जब आप और मेरे नाम के आगे कुछ चीजें ना जुड़ी, दोनों समान तौर पर बुलाए जाएं, हाँ या ना? किसी को भी किसी अन्य रूप से ना बुलाया जाए। क्लियर हो पा रहा है? तभी तो समानता दिखे। देखिए, समानता हो तो समानता दिखनी चाहिए भी। समझ पा रहे हैं? और दिखेगी कैसे? अब जैसे पहले भारत में जो अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेज के बड़े अधिकारी हुआ करते थे, उनको सभी को अंग्रेज क्या देते थे? टाइटल्स, हाँ या ना? यस। जैसे भारत में जो भारत के प्रथम नाम भूल रहा हूं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, है ना, जो प्रथम आईसीएस रहे भारत के, इनको अंग्रेजों ने कौन सा टाइटल नवाजा था? लॉर्ड का। यस, मतलब वो अपने नाम के आगे क्या जोड़ते थे? लॉर्ड। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों के समाज में जुड़ चुके थे, मतलब वो एक ऊंचे लेवल के पोस्ट में पहुंच चुके थे, हाँ या ना? अब अंग्रेज चाहते थे कि वो किसके होकर काम करें? उनके। तो उनको क्या दे दिया? टाइटल। कई बार जैसे एक ही लड़ाई के लिए महात्मा गांधी भी लड़ रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस भी लड़ रहे हैं, पर अंग्रेज जानबूझकर किसको टाइटल दिया करते थे? दिए महात्मा गांधी को नाइट की उपाधि दी, हाँ या ना? महात्मा गांधी को उपाधि दी। इससे क्यों? ताकि अंतर बैठ जाए दोनों के बीच, हाँ या ना? जैसे मान लीजिए हम दो दोस्त हैं, मुझे टाइटल मिल जाए, कोई उपाधि मिल जाए और इसको ना मिले, तो उसके मन में मेरे प्रति द्वेष आएगा ही आएगा कि हम तो सेम काम कर रहे थे, दोनों ही देश के लिए काम कर रहे थे, दोनों ही इक्वल पेमेंट में थे, दोनों के इक्वल कार्य थे, पर इसको उपाधि मिल गई, मुझे नहीं। तो दोनों के बीच अंतर बना या नहीं बना? यस। तो सच में समानता रही कि नहीं रही? नहीं रही। तो उपाधि को अंत करना था, तो जो ये अंग्रेज उपाधियां दिया करते थे लोगों के बीच अंतर क्रिएट करने के लिए, यस, कि एक को दे दो, दूसरा खुद उसको सोच सोच के उसको घृणित करने लगेगा और दोनों के बीच अंतर पैदा हो जाएगा कि देखो ये इसको अंग्रेजों ने टाइटल दिया, मतलब ये अंग्रेज का आदमी है ना, ये अंग्रेजों का करीबी है, इसको अंग्रेजों ने ऊपर उठा दिया और मुझे कुछ नहीं दिया, मैं भी तो वही काम कर रहा था। आ रहा समझ में? तो इसलिए इस उपाधि को समाप्त करना था, और उपाधि को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 18 बनाया गया, और आर्टिकल 18 के अंतर्गत 4 क्लॉजेस जोड़े गए, 18 क्लॉज 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले हेडिंग बनाइए 18 क्लॉज 1, और इसमें लिखिए 18 क्लॉज 1, 18 का पहला पॉइंट, it prohibits the state from conferring any title except military or academic distinctions, except military or academic distinctions on any body whether a citizen or a foreigner, whether a citizen or a foreigner, मतलब भारत का नागरिक हो या विदेशी हो। यस, हिंदी में लिखिएगा, राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि
किसी को प्रदान नहीं कर सकती या नहीं करेगा कि सिवाय कोई अन्य उपाधि किसी को प्रदान नहीं करेगा, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी। सुनिएगा क्या है इसका मतलब। आर्टिकल 18 क्लॉज 1 सरकार को रोक रहा है कि सरकार किसी भी तरह की किसी को भी कोई उपाधि नहीं देगी, कोई टाइटल नहीं देगी, हाँ या ना। पर 2 तरह के टाइटल्स या उपाधि दे सकती है, हाँ या ना। और मतलब वो एक तरह का सम्मान है और लोग उसको उपाधि के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आर्मी में कर्नल रैंक का एक अधिकारी था, मैं रिटायर हो चुका, पर आज भी मैं अपने नाम के आगे क्या लगाता हूं, कर्नल सो एंड सो, मेजर सो एंड सो, हाँ या ना। क्योंकि वो टाइटल मुझे दिया गया है या मैंने उसे प्राप्त किया है, ये बताइए। दिया गया है या प्राप्त किया है? प्राप्त किया है अपनी क्षमता के आधार पर। ऐसे पहुंच जाएगा कोई कर्नल या मेजर के पद पर, हैं? उसके लिए आपको एग्जाम क्लियर करना होता है। एग्जाम क्लियर करके फिर आपकी एक अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है, फिर पासिंग आउट परेड होता है, फिर भारत के सबसे कठिन जगहों पर ट्रेनिंग होती है, तब जाकर आप उस पद पर सुशोभित होते हैं, हाँ या ना। तो अगर आप आर्मी में हैं, आपको सूबेदार, कर्नल, मेजर, किसी भी इस तरह का रैंक मिल रहा है, तो ये रैंक आपने खुद प्राप्त की है, अचीव की है अपने मेहनत से, देश के प्रति कुछ कर गुजरने के विश्वास से, तभी तो मिला है। यस भाई, सिंपल सी बात है कि कई ऐसे मैं लोगों को जानता हूं जो आईआईटी, जिनका सिलेक्शन आईआईटी में हो गया था, पर उन्होंने आईआईटी ना चूज करके आईएनए चूज किया, क्योंकि उनको कहाँ जाना था? आर्मी में, देश की सेवा करनी थी। मेरा ही एक फ्रेंड था, हम कॉलेज में थे, यस, मतलब वो 4 साल तक उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई जरूर की, और उसके दिमाग में केवल एक ही चीज रहता था, मुझे कहाँ जाना है, बस, है ना। यहाँ भी एक स्टूडेंट रही मेरी, आज मैं छोटी बहन के तौर पर मैं उसको मानता हूँ बिल्कुल, वो अभी बीएसएफ में उसका सिलेक्शन हुआ है, तो उसको भी मैं वैसे ही देखता था। मतलब वो तैयारी जरूर करती थी, छत्तीसगढ़ पुलिस वगैरह सारी चीज़ों की, यस, पर उसका लास्ट एम एक ही था कि भैया मेरे को तो बीएसएफ में ही जाना है, बॉर्डर में जाकर लड़ना है, बाकी मैं नहीं जानती। तो कई लोगों का एकदम मतलब वो अचीव करना चाहते हैं उस चीज़ को, हाँ या ना। तो वैसे ही एक यूपीएससी का भी स्टूडेंट था, वो सर मेरे को आईपीएस ही बनना है, और आईपीएस के बाद मेरे को जो यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग फोर्स होता है उसमें शामिल होना है सर है ना। हर देश के तरफ से फोर्सेस जाती हैं पीस कीपिंग फोर्स में, वर्ल्ड में शांति लाने का प्रयास में, तो उसमें आईपीएस या आर्मी से लोग जाते हैं, है ना। तो वो कहता था कि सर मेरे को केवल आईपीएस ही सिलेक्शन लेना है। उसने सीडीएस का एग्ज़ाम दिया, वो इंटरव्यू तक सिलेक्ट हुआ, पर जिस दिन उसका इंटरव्यू था उस दिन उसके पेपर का लास्ट पेपर भी उसी दिन पड़ गया और इंटरव्यू भी उसी दिन पड़ गया, तो उसका इंटरव्यू छूट गया। यस, ये वाली हालत थी, क्योंकि ग्रेजुएशन नहीं होता तो एग्जाम नहीं दे सकते ना भाई। मतलब अगर आप चलिए एग्जाम क्रैक भी कर लिए पर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए सुनिए। तो उपाधियों का अंत करना जरूरी था। दूसरा, एजुकेशन, एकेडमिक, विद्या, शिक्षा। यहाँ पर भी जो आप प्राप्त करते हैं वो अपने मेहनत से प्राप्त करते हैं। अगर मैं अपने नाम के आगे पर्टिकुलर एडवोकेट लिख रहा हूँ तो वो मैंने प्राप्त किया है अपने शिक्षा के माध्यम से। अगर कोई अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख रहा है तो उसने अपने मेहनत से, शिक्षा से प्राप्त किया डॉक्टर। अगर कोई पीएचडी करके भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखता है तो भी उसने प्राप्त किया है शिक्षा से। अगर कोई अपने नाम के आगे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख रहा है तो उसने अपने शिक्षा से प्राप्त किया है। अगर कोई बेरोजगार रहना चाहता है, वो अपने नाम के आगे बेरोजगार लिख रहा है तो उसने इंजीनियरिंग की है, हाँ या ना। यस, ईआर लिख रहा है अपने नाम के आगे, यस। तो सब अलग अलग
अपने नाम के आगे टाइटल का उपयोग कर रहे हैं, पर उन्होंने वो टाइटल गेन किया है, प्राप्त किया है, सरकार ने उन्हें दे नहीं दिया है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह की उपाधि का उपयोग किया जा सकता है शिक्षा और मिलिट्री, पर अन्य कोई भी उपाधि का उपयोग इस देश में नहीं हो सकता। ये कौन कहता है? आर्टिकल क्लॉज 1, 18 क्लॉज 1। क्लियर हो पा रहा है? नेक्स्ट 18 क्लॉज 2 लिखिए, इसको करेंगे कल मंडे को, ठीक है? 18 क्लॉज 2